हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 20 फरवरी को एनएसक्यूएफ के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स और ट्रेड आते हैं उनका क्या है, एग्जाम है। ठीक है, तो हम इस सीरीज में क्या कर रहे थे, आईटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे क्लास 12th के लिए। ठीक है, और जो जॉब रोल हमारा था वो क्या था, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, तो इस सीरीज में या इस तैयारी में है ना, एक बोर्ड एग्जाम की, मैंने आपको 2024 के और 25 के दोनों सालों के क्या है, ओल्ड ईयर पेपर सॉल्व करवाए है ना। वहां से हमने एक्सपेक्ट किया कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्वेश्चन बैंक तैयार किया जिसमें लगभग मैंने क्या किया, 100 क्वेश्चंस क्या किए, मैंने सेलेक्ट किए। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, जिस तरीके के एग्जाम हमने लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखी थी। इसमें मैंने प्रोग्रामिंग वाला पार्ट कवर नहीं किया है, केवल थ्योरी वाले सेक्शन को मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लासेस बनाई थी। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है मैंने 18 फरवरी को, ठीक है, इसको यूट्यूब के ऊपर डाला था। ठीक है, तो इस पे मैंने एक्सपेक्ट किया था लगभग 100 बच्चे इसको देख रहे होंगे, पर इसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और लगभग मैंने अभी शाम को 2 से 3 घंटे पहले देखा था, तो लगभग 700 से ज्यादा बच्चे इसको क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, और 60 घंटे से ज्यादा इसका वॉच टाइम है, या लोगों ने या बच्चों ने इसको देखा है ना। अब साथ ही साथ बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आ रही है, बहुत सारी डिमांड आ रही है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाइए, ठीक है, या और क्वेश्चंस बनाइए। या कुछ बच्चों का ये भी एक्सपेक्टेशन है, क्या सर जो आपने 100 क्वेश्चंस करवाए हैं, क्या ये सारे क्वेश्चन जो है इनमें से ही बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या वो सारे 20 क्वेश्चन यहीं से आएंगे? तो देखो, एक बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि हम 365 दिन तैयारी करते हैं या पूरा साल पढ़ते हैं, और एग्जाम के जो 24 घंटे होते हैं या एक दिन होता है, उस दिन में हम कुछ है ना बड़ा अजीब और गरीब सोचते हैं ना। ठीक है, जैसे कि हम एक दिन में ही 100 नंबर ले आए, है ना, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या आप है ना 50-100 क्वेश्चन पढ़ के पूरे है ना 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर ले, ये सब क्या है ना, ये सब पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ कोई मैजिक या कोई जादू नहीं होने वाला है। मैं केवल संभावनाओं पर आधारित आपको क्वेश्चंस दे रहा था, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। अगर आपने पहले से सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं, मेरी क्लासेस आपने देखी हुई है, या मेरे नोट्स पढ़े हुए हैं, या मुझसे आप ऑफलाइन पढ़े हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने जो चीजें आपको दी हैं ये एग्जाम में आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर रही होंगी। ठीक है, जो आंसर राइटिंग के मैंने अप्रोच आपको सिखाई थी, वो अप्रोच आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे कि 5 नंबर कैसे लिखना है, कितना लिखना है, जिसमें हमें एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ यहाँ पर हम क्या है, प्रिडिक्शंस लगाते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। तो मैंने ये कोशिश करी है, जो आपकी जेएसडी की जो बुक है, जो किताब है, वहां से मैंने सारा कंटेंट जो है, ठीक है, वो आपका क्या है, बनाया हुआ है। ठीक है, वहां से मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए हुए हैं, और मैंने अपनी भाषा में उसको सरल करके आपके सामने रखा हुआ है, जिससे 3 नंबर, 5 नंबर और जो 7 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप बहुत अच्छे से लिख पा रहे हो, है ना। तो एग्जाम में मेरा लास्ट है यही है कि आप एग्जाम के टाइम पर क्या करें, पैनिक ना करें। ठीक है, एग्जाम के पहले पैनिक ना करें, बिल्कुल शांत या रिलैक्स होकर के आप तैयारी करें। मैंने बताया लास्ट एग्जाम की 24 घंटे है ना, या 12 घंटे पहले में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से आपको 8 घंटे की नींद लेनी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी या माइंडसेट बना के रखना है। बहुत ज्यादा हमें पैनिक नहीं होना एग्जाम के पहले कि हमारी तैयारी नहीं है, हम चीजें भूल रहे हैं, हमारा क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। तो इस तरीके की कोई भी हमें नेगेटिव बातें नहीं करनी। मैंने एक सीरीज भी बनाई हुई थी जिसमें मैंने लगभग 12 से 14 क्लासेस ली थी, और मैंने सारी चीजों को बहुत डिटेल में बताया था कि आपको किन पॉइंट्स पर पैनिक नहीं होना और एग्जाम के पहले कौन सी सावधानियां रखनी है, क्योंकि एग्जाम में हर एक छोटा सा पॉइंट आपके सारे एग्जाम को खराब कर सकता है। मैंने ये बताया था, मैंने वहां ये तक बताया था कि एग्जाम में एक जो पेन है, अगर आपने गलत पेन का चयन कर लिया तो एक गलत पेन आपके एग्जाम को पूरा खराब कर सकता है। मैंने एक छोटी सी छोटी चीज को वहां पर कवर किया था, है ना। तो वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत जल्दी वीडियो डालिए, या ऑब्जेक्टिव बनाइए, या बिल्कुल आप है ना अब तक। तो देखो भाई, इसमें टाइम लगता है ना। मैं कोई भी कंटेंट या कोई भी चीज 1 मिनट में नहीं बना सकता, है ना। एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रोसेस होती है, अगर आपको नहीं पता। सारी है ना कंटेंट पर रिसर्च होती है। ठीक है, रिसर्च होने के बाद क्वेश्चन सेलेक्ट करे जाते हैं, उनके आंसर सेलेक्ट करे जाते हैं, उसके बाद तो उसको टाइप किया जाता है, फिर वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको एडिट किया जाता है। अगर उसमें कोई काट छाट करनी है, कोई गलती है, उस एडिट करने के बाद फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। इन सारी प्रोसेस में अगर मैं 1 घंटे की एक क्लास या एक वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे हो सकता है इस पूरी वीडियो बनाने में 8 से 10 घंटे का टाइम
देना पड़ जाए, है ना, ठीक है। दूसरा, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं 11 से 6 जॉब कर रहा हूँ, तो मैं इस बीच में ये काम नहीं कर सकता, है ना, मुझे मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में ये काम करना होता। तो आप लोग पैनिक ना हो, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जो चीजें आपको बताई हैं वो एग्जाम के लिए आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे लोगों ने, ठीक है, इस वीडियो को इतना बड़ा बनाया, है ना, कि इसको आप देखो कि 700 से ज्यादा बच्चों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ है ना। तो ऐसा पहली बार हम लोगों ने जब क्लासेस स्टार्ट करी थी तो लगभग 2 ही महीने अभी हम लोगों को कंप्लीट हुए हैं। तो 2 महीने में ये पहली ऐसी वीडियो है जो सबसे ज्यादा बच्चों ने लाइक करी है या सबसे ज्यादा बच्चों ने इसको देखा हुआ है ना। तो आप सबका फिर से एक बार दिल से शुक्रिया सारे बच्चों का, ठीक है। आगे हम बहुत अच्छा आपके लिए करने वाले हैं, आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, ठीक है ना। और कोई भी नेगेटिव हम, है ना, चीजों को लेकर सामने ना आए, या कोई भी नेगेटिव हम माइंडसेट ना बनाएं, आपके लिए भी और हम लोगों के लिए भी आप ना बनाएं। जो भी आपकी हेल्प हो सकती है हम लोग कर रहे हैं, लगातार पूरी टीम, है ना, इस चीज में लगी हुई है, ठीक है। आपको रिप्लाई दे रहे हैं हम टाइम पे और सारी चीजें कर रहे हैं ना। तो आप लोगों की भारी डिमांड के कारण मैंने तत्काल, है ना, एक इसका पार्ट 3 बनाया हुआ है जो हम आज इस सेशन में लेने वाले हैं। ये लगभग आप देखोगे तो 1 घंटे की क्लास हो सकती है। इस 3rd पार्ट में मैंने और, है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो चीजें छूट रही थी, उन पर फिर एक बार मैंने बुक से रिसर्च करी और सारी चीजें मैंने आज ही बनाई हैं और मैं आपके सामने आज ही इसको लेकर आ रहा हूं। और ये बहुत जल्दी आपको वीडियो, है ना, 19 तारीख में ही आपको ये वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम के पहले हम बिल्कुल एक रिलैक्स या फ्री माइंड हम तैयारी कर रहे हो या अपना रिवीजन कर रहे हो। बहुत ज्यादा नई चीजों को नहीं पढ़ना है या बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस नहीं लेना। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको बताया हुआ कि बहुत ज्यादा पढ़ने से या बहुत सारे नोट्स पढ़ने से एग्जाम में आप टॉप नहीं कर सकते या पूरे नंबर लेके नहीं आ सकते। सारा खेल माइंडसेट का होता है। अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है ना, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप अच्छे विचार के साथ एग्जाम देने जा रहे हो और आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, ठीक है, फ्री माइंड, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपको सारी चीजें, है ना, उस लेसन्स में, उन चीजों में सब में आपको समझाया हुआ है, ठीक है ना। आंसर राइटिंग के अप्रोच भी आपको बताएं कि जो आंसर राइटिंग है वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो चलिए हम आज का अपना जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस और निकाले हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप देखोगे तो ये शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि देखने के लिए मिल रहे हूं। सब हम जो सोचते हैं कि बुक से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर हमने उस बुक को बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज, मैंने आपको जो सिस्टम बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कवर किया है तो सारा पेपर उसी में से आएगा। आप ऐसा नेगेटिव कमेंट या इस तरीके के विचार ना रखें कि सर इसके बाहर से पेपर आएगा। तो आप सबको पता है कि कोई भी एग्जाम, है ना, आउट ऑफ सिलेबस या बुक के बाहर का नहीं आता। अगर हमने ठीक तरीके से तैयारी करी होती है, बहुत अच्छे से साल भर पढ़ा होता है, रिवीजन किया होता है, तो हमें वो एग्जाम इजी लगता है, उसमें हम 100 मार्क्स ले आते हैं। और अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हम स्ट्रेस में हैं, हम परेशान हैं, हमने रिवीजन नहीं किया, हमने जो पढ़ा है वो तक एग्जाम में भूल जाते हैं, तो आप देखोगे उस एग्जाम में पास होना मुश्किल हो जाता है, 33 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है और इसके हिसाब से हमें आगे अपनी रणनीति बनानी है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज भी हम अपनी क्लास को थोड़ा तेजी के साथ पढ़ रहे होंगे, हम एक रिवीजन के माध्यम से, है ना, या थोड़ा सा फास्ट इन चीजों को कवर कर रहे होंगे ना। मैंने प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा इसमें शामिल नहीं करी है आपको परेशान करने के लिए या आपको डराने के लिए, पर कुछ चीजें मैंने इसमें शामिल करी है जिनको हम थोड़ा सा जल्दी के साथ पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था, छोड़ा नहीं था, ये क्वेश्चन जो है मैंने ये 2024 और 25 के पेपर में कवर करवाया था, इसीलिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में ये वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। एसक्यूएल के प्रकारों को विस्तार से समझाइए। एसक्यूएल क्या होता है मैंने पिछले सेशंस में बताया है, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल को हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। ये डीबीएमएस की क्या है, एक लैंग्वेज है, एक क्या है, भाषा है, ठीक है। इनमें हम एसक्यूएल को जो है 5 तरीकों से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं या इनको हम बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है डीडीएल। यहां से क्वेश्चंस देखे गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। डीडीएल को बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। यह जो है ये डेटाबेस और टेबल की संरचना या स्ट्रक्चर बनाने व बदलने के लिए क्या होता है, उपयोग की जाती है। इसके मुख्य कमांड कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखेंगे कि ये जो मुख्य कमांड है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, विकल्प वगैरह में पूछे जा सकते हैं कि डीडीएल के अंदर इनमें से क्या नहीं आता या क्या शामिल होता है। तो डीडीएल में आप फर्स्ट देखेंगे क्या आता है इसमें, क्रिएट का मतलब क्या होता है, नई टेबल या डेटाबेस बनाना, इसको हम बोलते हैं क्रिएट, ठीक है। इसके बाद आता है एल्टर, ठीक है। एल्टर को हम क्या बोलते हैं, टेबल में बदलाव करना, ये बदलाव करने के लिए यूज करी जाती है। इसके बाद आता है ड्रॉप, टेबल डेटाबेस को हटाने के लिए यूज करी जाती है। फिर आता है ट्रंकेट जो है ये टेबल का सारा डेटा हटाने के लिए क्या होती है, यूज करी जाती है, ठीक है। एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्रिएट टेबल लिखेंगे, स्टूडेंट आपने लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में आप रोल नंबर लिखेंगे, फिर इंटीजर या इंट लिखेंगे आप, उसके बाद आप नेम लिखेंगे और फिर आप वेरिएबल कैरेक्टर लगाएंगे और यहाँ पर आप 20 लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया, है ना। ये क्वेरी बन गई, ये एसक्यूएल में आपने क्या बना लिया, क्वेरी बना ली, ठीक है। किसके लिए, डीडीएल, है ना, जो कमांड है उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सेकंड नंबर पर आता है डीएमएल। डीएमएल को हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या करती है, टेबल के अंदर मौजूद डेटा को जोड़ने, बदलने और हटाने के लिए क्या होती है, उपयोग होती है। इसके मुख्य कमांड क्या होते हैं, पहला इंसर्ट आता है। इंसर्ट क्या करता है, नया डेटा जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अपडेट। अपडेट क्या करता है, डेटा को बदलता है। और डिलीट, डिलीट क्या करता है, डेटा को हटाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इंसर्ट हो गया इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, आपने ब्रैकेट में लिखा है 1 और यहाँ लिखा है राहुल, ठीक है। अब बहुत ज्यादा हम इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, आप इसको एज इट इज देख सकते हो या एग्जाम में जरूरत पड़ने पर लिख सकते हो। हमारे पास टाइम बहुत कम है, कल आपका एग्जाम है, ठीक है। तो मैं एक रिवीजन आपका करा रहा हूँ कि ये चीजें आपकी छूट ना जाए, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 आता है डीक्यूएल। डीक्यूएल को हम बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या होती है, तो ये डेटा को खोजने और दिखाने के लिए उपयोग होती है ना। इसमें मुख्य कमांड की हम बात करते हैं तो सेलेक्ट है, ठीक है। ये इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, डेटा को प्राप्त करते हैं, कोई जानकारी हमें निकालनी होती है तो हम क्वेरी बनाने के लिए क्या करते हैं, डीक्यूएल कमांड का यूज करते हैं। डेटा को खोजने और दिखाने के लिए उपयोग होती है, ध्यान रखें, ठीक है। एग्जांपल क्या बन जाएगा, सेलेक्ट, इसके बाद आपने यहाँ पर क्या लगाया, स्ट्रिक लगाया, इसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट और इसको आप बंद कर देंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है डीसीएल। इसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यह यूजर को अनुमति या परमिशन देने या वापस लेने के लिए यूज करी जाती है। ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024-25 में इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बने हैं, ठीक है। या सत्य वाले जो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है उनमें भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह यूजर को अनुमति या परमिशन देने या वापस लेने के लिए क्या होती है, उपयोग करी जाती है। मुख्य कमांड की बात करें, इसमें ग्रांट आता है और रिवोक आता है, ठीक है। ग्रांट से क्या होती है, अनुमति देते हैं, और रिवोक से क्या होता है, हम अनुमति को वापस लेते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीसीएल। टीसीएल को अपन बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या होती है, ये ट्रांजैक्शन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करी जाती है, ठीक है। इसमें कमांड कौन कौन से होते हैं, कमिट, बदलाव स्थायी करना, ठीक है, रोल बैक, वापस, बदलाव वापस लेना, और सेव पॉइंट, बीच में बिंदु बनाना। ये इसमें 3 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या हो गया, एसक्यूएल को 5 भागों में डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल और टीसीएल में विभाजित किया जाता है, जो डेटाबेस की संरचना, डेटाबेस का प्रबंधन, डेटा को खोजना, सुरक्षा और ट्रांजैक्शन नियंत्रण कार्यों के लिए, चाहे ये 7 नंबर में बन रहा हो या 5 नंबर में बन रहा हो, आप दोनों ही केस में इसका यूज करके अपना आंसर बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहे हैं कि डीबीएमएस के एप्लीकेशन को विस्तार से समझाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि डीबीएमएस के एप्लीकेशन को विस्तार से समझाइए, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रह यानी स्टोर, प्रबंधित यानी मैनेज और पुनः प्राप्त करने यानी रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य एप्लीकेशन नंबर 1 जाता है बैंकिंग क्षेत्र में, ठीक है, या बैंकिंग सेक्टर में। क्या कर सकते हैं, बैंकों में डीबीएमएस का उपयोग ग्राहकों के खाते, लेन देन, ट्रांजैक्शन, ऋण, लोन, एटीएम रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। खाते, उदाहरण हम क्या कर सकते हैं, खाते की शेष जानकारी को देखना या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सारा किसकी हेल्प से हो रहा होता है, डीबीएमएस की हेल्प से कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, शिक्षा का क्षेत्र यानी एजुकेशन सेक्टर। तो स्कूल और कॉलेजों में छात्रों का रिकॉर्ड, परीक्षा परिणाम, उनकी उपस्थिति, लाइब्रेरी प्रबंधन के लिए भी क्या होता है, डीबीएमएस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो रेलवे और एयरलाइन आरक्षण, जो हम रिजर्वेशन करते हैं, जो टिकट्स वगैरह हम बुक करते हैं, उसमें भी डीबीएमएस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। चाहे हम रेलवे की बात कर रहे हो, चाहे हम फ्लाइट्स की बात कर रहे हो, उनके टिकट बुक करना, सीटों की उपलब्धता, यात्रियों की जानकारी, इन सबको संभालने के लिए कौन यूज किया जाता है भाई, डीबीएमएस यूज किया जाता है। इसी से सब कुछ मैनेज किया जाता है इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनका रिकॉर्ड, डॉक्टर की जानकारी, दवाइयों का स्टॉक, बिलिंग सिस्टम, ये सब कुछ डीबीएमएस के द्वारा हैंडल किया जाता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा सब कुछ किया जा रहा होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर हम बात करते हैं ई कॉमर्स, हम बात कर लेते हैं। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, ऑनलाइन जो सामान है कैसे हम बुक करते हैं, सामान बुक हो जाता है, हमारे हमको मिल जाता है, सारी चीजें, ये सब कुछ कैसे नियंत्रित होता है, किसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और कंपनियों का ग्राहकों का डेटा जो है, उत्पाद सूची या इन्वेंट्री और बिक्री रिकॉर्ड को संभालने के लिए भी डीबीएमएस का ही उपयोग किया जाता है। ये डीबीएमएस के एप्लीकेशन हो गए, आप 5 नंबर में, 7 नंबर में इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। निष्कर्ष हम लिख रहे होंगे, डीबीएमएस का उपयोग बैंक, शिक्षा, रेलवे, अस्पताल, व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में डेटा के सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन के लिए किया जाता है। यह कार्य को तेज, सरल और सुरक्षित बनाता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं डीबीएमएस की कुछ संकल्पनाएं, ठीक है। ये हमने पहले नहीं पढ़ी है, हमने इसमें से कवर किया था डेटाबेस स्कीमा। मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ, अगर 5 नंबर या 7 नंबर में इस डेटाबेस स्कीमा आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ये पार्ट 1, 2 में आपको मिल जाएगा। डेटा बाधा, इसको हम डेटा कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मेटा डेटा या डेटा डिक्शनरी, ये क्या होता है, ठीक है। फिर आता है डेटा इंस्टेंस। डेटा इंस्टेंस क्या होता है, डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, क्वेरी क्या होती है, डेटा हेरफेर या इसको डेटा मैनिपुलेशन बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था ये क्या होता है, और डेटाबेस इंजन क्या होता है। अगर ये 3 नंबर में आते हैं तो हम इनको कैसे लिख रहे होंगे, मैं यहाँ पर ये आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस स्कीमा मैंने बताया था कि डेटाबेस की संरचना या स्ट्रक्चर को दर्शाता है ना, इसको हम डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। आर्किटेक्चर या संरचना आप कह सकते हैं। यह बताता है कि डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल होंगी, उनके कितने कॉलम होंगे और उनके बीच में कौन सा रिलेशन या कौन सा संबंध होगा, ये कौन बताता है, डेटाबेस स्कीमा बताता है।
ठीक है। यह डेटाबेस का ब्लूप्रिंट भी होता है, ये डेटाबेस का ब्लूप्रिंट भी कहलाता है। 3 नंबर में इतना सफिशिएंट है और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी इसको बहुत अच्छे से आपको डिटेल में कवर किया है, तो आपने शायद उसको देख लिया होगा। ठीक है। डेटा बाधा, डेटा बाधा को हम बोलते हैं डेटा कांस्टेंट। ठीक है, इसको हिंदी में समझने में थोड़ी सी समस्या होती है, तो मैंने इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इसको डेटा कांस्टेंट बोलते हैं। डेटा बाधाएं या डेटा कांस्टेंट वे नियम होते हैं जो डेटाबेस में सही और वैध डेटा सुनिश्चित कराते हैं या वैलिड डेटा क्या कराते हैं, सुनिश्चित कराते हैं। इनमें एग्जांपल कौन कौन से आते हैं? प्राइमरी की हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, चाहे 5 नंबर में भी आ जाए तो हम इसको लिख देंगे। फॉरेन की हमने पढ़ा हुआ है ना। नॉट नल हमने पढ़ा हुआ है, यूनिक हमने पढ़ा हुआ है। ये डेटा की शुद्धता और सुरक्षा को बनाए रखते हैं, इसी को हम डेटा कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेटा डेटा या डेटा डिक्शनरी। क्या होता है? तो मेटा डेटा का अर्थ होता है डेटा के बारे में डेटा। यह डेटाबेस की टेबल, कॉलम, डेटा प्रकार और संबंधों की जानकारी क्या करता है? संग्रहित करता है। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? डीबीएमएस का कैटलॉग होता है। जैसे आपने कैटलॉग के बारे में सुना होगा, कपड़ों का कैटलॉग होता है या किसी चीज का कैटलॉग होता है, वैसे जो डेटा डिक्शनरी है वो डीबीएमएस का क्या कहलाता है? कैटलॉग कहलाता है। ठीक है। डेटाबेस इंस्टेंस क्या कहलाता है? तो किसी विशेष समय पर डेटाबेस में मौजूद वास्तविक डेटा को हम क्या कहते हैं भाई? डेटाबेस इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है। स्कीमा जो होता है ये स्थायी होता है, जबकि इंस्टेंस जो है ये समय के अनुसार बदलता है या रियल टाइम के हिसाब से क्या होता है? चेंज होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेटाबेस में मौजूद वास्तविक डेटा को क्या कहते हैं? डेटाबेस इंस्टेंस कहते हैं। किसी विशेष समय पर, मतलब इसको क्या होता है, जब इंस्टेंस जो है समय के हिसाब से क्या करता है? ये बदलता है। और स्कीमा जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है या स्थायी होता है। इनमें कभी अंतर भी आपसे पूछा जाए तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेरी की। तो क्वेरी वह रिक्वेस्ट होती है या अनुरोध होता है जिसके द्वारा हम डेटाबेस से क्या करते हैं भाई? जानकारी को प्राप्त करते हैं या जानकारी को निकालते हैं। क्वेरी किस तरीके से बनाई जाती है? तो सेलेक्ट लिखा, इसके बाद स्टार लगाया, फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से संबंधित जो जानकारी होगी वो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं। अलग अलग तरह की क्वेरी हम बनाते हैं। ठीक है। फिर आता है डेटा मैनिपुलेशन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं डेटा हेरफेर। इसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने उसको लिखा हुआ है कि उसको डेटा मैनिपुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। हम बात कर लेते हैं डेटाबेस में डेटा को जोड़ना, बदलना या हटाना। ठीक है, यही क्या कहलाता है? हेरफेर, है ना। हेरा फेरी फिल्म आपने देखी होगी, तो हेरा फेरी में क्या करते हैं? वो सामान की हेरा फेरी करते हैं, यहाँ से वहाँ उसको ट्रांसफर करते हैं। तो आप इस चीज़ से इसको क्या कर सकते हैं? याद रखने की कोशिश करते हैं कि हेरा फेरी या डेटा हेर फेर लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे भैया इसमें डेटा को जोड़ना है, हटाना है, बदलना है या उसका हेर फेर करना है। मुख्य कमांड क्या होते हैं? इंसर्ट होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान रखना ये किस में आता है? इंसर्ट, अपडेट, डेटा मैनिपुलेशन के अंतर्गत आता है। डेटाबेस इंजन क्या कहलाता है? तो आप सबको पता है इंजन क्या होता है। जैसे हम बाइक के इंजन की बात करते हैं, कार के इंजन की बात करते हैं, ये मेन पार्ट होता है, ये उस गाड़ी को या उस कार को चला रहा होता है। तो डेटाबेस जो है, डेटाबेस इंजन जो है डीबीएमएस का मुख्य भाग होता है, जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और नियंत्रित करता है। ठीक है। यह क्वेरी को प्रोसेस करके परिणाम प्रदान भी करता है। एक निष्कर्ष हम लिख रहे होंगे 7 नंबर या 5 नंबर में कि डीबीएमएस की मुख्य संकल्पनाएं जैसे कि स्कीमा, डेटा बाधा, मेटा डेटा, इंस्टेंस, है ना, क्वेरी, डेटा हेरफेर और डेटाबेस इंजन डेटा को सही, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में क्या करते हैं भाई? सहायता करते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? मैंने बताया था रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है? टेबल्स बनती हैं और टेबल्स में आपस में क्या होते हैं? 3 तरह के रिलेशन हमने यहाँ पर देखे थे। 1 to 1 हमने देखा था, ठीक है, 1 to many हमने देखा था, और हमने क्या देखा था? मैनी टू मैनी। ये मैंने आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे से। हम यहाँ पर क्या कवर करने वाले हैं? एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हैं, टपल पढ़ने वाले हैं, डोमेन क्या होता है, डिग्री क्या होता है और कॉर्डिनेलिटी क्या होता है ना। ये 3 चीजें अगर आपसे 3 नंबर में पूछी जाती हैं या एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशनल डेटाबेस में ये चीजें बताएं, तो हम उसको कैसे कर रहे होंगे हम ये देखने वाले हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है डेटा को टेबल या रिलेशंस के रूप में क्या करता है? संग्रहित करता है या संग्रहित किया जाता है। प्रत्येक टेबल में पंक्ति, रो और स्तंभ या कॉलम होते हैं। इनके जो क्या है कुछ मुख्य घटक होते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? एट्रीब्यूट की। चलिए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी भाई? एट्रीब्यूट की। तो टेबल के जो स्तंभ होते हैं या कॉलम होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टेबल में जो कॉलम होते हैं इन कॉलम को ही हम क्या बोलते हैं भाई? एट्रीब्यूट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कॉलम को ही क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। यह किसी वस्तु या इकाई की विशेषता को दर्शाते हैं। उदाहरण क्या हो गया? स्टूडेंट टेबल में जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गई, ये सब क्या है भाई? ये सब एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? टपल। इसको हम क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाए तो टेबल की प्रत्येक पंक्ति जो है रो, जो टेबल की प्रत्येक पंक्ति जो रो है उसको हम क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। ठीक है। ठीक है। यह किसी रिकॉर्ड की पूरी जानकारी को क्या करता है? दर्शाता है।
एग्जाम्पल जैसे मान के चलो 101 लिखा है, यहाँ राहुल लिखा है, यहाँ 12th लिखा है, तो ये क्या है भाई, एक पूरा टपल है, मतलब एक रो है, उस रो में 3 चीजें लिखी हुई हैं, ये तीनों की 3 चीजें क्या कहलाएंगी, टपल कहलाएंगी। आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट इसलिए चलना पड़ रहा है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एग्जाम के पहले ये वीडियो मिल जाए, ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद या 20 फरवरी को आपको ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 19 तारीख में ये वीडियो मिल जाए, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा तेज चलना पड़ रहा है, जिससे आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए ना, क्योंकि मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था, पर ये भारी डिमांड है ना, या आप लोगों के सपोर्ट के कारण मैं ये बना रहा हूँ। जब आप लोगों के इतने सारे कमेंट आए, इतने सारे लोगों ने वीडियो देखी है, लगभग 700 से ज़्यादा बच्चों ने एक दिन के अंदर ये वीडियो देखी है, ठीक है, या 60 से 70 घंटे इसके ऊपर वॉच टाइम मिला है, तो इसका मतलब है कि आप खुद इंटरेस्टेड हैं कि हमें और चीज़ें मिल रही हो एग्जाम के लिए तैयारी के लिए, और बेहतर हम कैसे हो रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जो आपको 19 तारीख को ही मिल जाएगा, ठीक है। किसी एट्रीब्यूट के लिए निर्धारित मानों या वैल्यूज का समूह क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ध्यान रखना, एट्रीब्यूट के लिए जो निर्धारित मान होते हैं या वैल्यूज होते हैं, इनके समूह को हम डोमेन बोलते हैं। अर्थात किसी कॉलम में किसी प्रकार का डेटा आएगा, है ना, जैसे एज का डोमेन केवल संख्याएं 0 या 100 से हो सकता है, ठीक है। जैसे एज है तो भाई किसी की एज क्या हो सकती है, 0 से 100 के बीच में हो सकती है ना। समझना इस बात को कि एट्रीब्यूट के लिए जो निर्धारित मान होते हैं या वैल्यूज होते हैं, इनके समूह को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। किसी कॉलम में किस प्रकार का डेटा आएगा, यही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। एग्जाम्पल हमने बताया हुआ है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है बताना, ठीक है। एग्जाम्पल बताने से आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं कि आपको 3 नंबर है तो 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब आपकी बात जो है वो पूर्ण हो जाती है। डिग्री क्या होती है, तो टेबल में उपस्थित एट्रीब्यूट कॉलम्स की कुल संख्या को क्या कहते हैं भाई, डिग्री कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, यदि किसी टेबल में 4 कॉलम है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। ध्यान रखना, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना। डिग्री मतलब क्या होता है, किसी टेबल में कॉलम कितने हैं उस कॉलम की संख्या को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो 4 कॉलम किसी टेबल में है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी, ठीक है। कॉर्डिनलिटी क्या होती है, तो टेबल में उपस्थित जो टपल्स होते हैं या जो रो होते हैं, इनकी कुल संख्या को क्या बोलते हैं, कॉर्डिनलिटी हम कहते हैं। यदि टेबल में 50 रिकॉर्ड है तो उसकी कॉर्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 50। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन या इस तरीके की चीज आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ली जाती है तो बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक निष्कर्ष हम लिख रहे हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा को टेबल के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें हम एट्रीब्यूट, स्तंभ, टपल, पंक्ति, ठीक है ना, और डोमेन मानों का समूह, डिग्री, कॉलम की संख्या और कॉर्डिनलिटी यानी पंक्तियों की संख्या मुख्य घटकों को शामिल करते हैं, और इनके बारे में हम 3 नंबर में बहुत अच्छे से अब बता सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास है, MySQL में डेटा प्रकार और डेटा बाधाएं, जिसको हम डेटा बाधाओं क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये क्या होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम कैसे लिख रहे होंगे कि MySQL में डेटा प्रकार या डेटा टाइप क्या होते हैं। तो MySQL में डेटा प्रकार यह निर्धारित करते हैं कि किसी कॉलम में किस प्रकार का डेटा संग्रहित होगा, ये डेटा टाइप कहलाते हैं। मैंने पार्ट 1 में 3 नंबर में इसको पढ़ाया हुआ है, SQL के अंदर डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर अपन थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मुख्य डेटा प्रकार क्या होते हैं, सबसे पहले आता है संख्यात्मक या न्यूमेरिक डेटा टाइप। क्या होता है भाई, इंटीजर और फ्लोट बताया हुआ है। तो इंटीजर को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे 10 है, 25 है ना, 15 है, 20 है, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। और फ्लोट क्या होते हैं या डोल क्या होते हैं, दशमलव संख्या होती है। सबको पता है, जैसे यहाँ पर 10.5 लिखा होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, फ्लोट या डुअल के अंदर आएगा। अक्षरीय यानी स्ट्रिंग डेटा क्या होता है ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, तो कैरेक्टर, निश्चित लंबाई का टेक्स्ट, है ना, वेरिएबल कैरेक्टर, परिवर्तनीय, परिवर्तनशील या परिवर्तनीय लंबाई का टेक्स्ट क्या कहलाता है, वेरिएबल कैरेक्टर कहलाता है। टेक्स्ट यानी लंबा टेक्स्ट, तो ये इसके अंतर्गत क्या होते हैं भाई, शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। डेट मतलब क्या होती है, तिथि, है ना, जैसे आप इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, ठीक है। टाइम है ना, तो टाइम लिखा जाता है, और डेट टाइम एक साथ लिखा जाता है, तो ये दोनों साथ में आते हैं। तो ये भी क्या एक प्रकार का डेटा टाइप आपका MySQL के अंदर यूज होता है। MySQL में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं या बाधाएं क्या होती हैं, तो कॉन्स्टेंट्स वे नियम होते हैं जो डेटा की शुद्धता, एक्यूरेसी और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। इसमें नॉट नल यानी क्या होता है, कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये ध्यान रखो, मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, अगर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में तो भी आप इसको कवर कर सकते हो। नॉट नल क्या होता है, कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। यूनिक का मतलब क्या होता है, कॉलम में 2 समान मान नहीं हो सकते। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, प्रत्येक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान, या नॉट नल प्लस यूनिक, ठीक है। फॉरेन की क्या होती है, दूसरी टेबल से संबंध स्थापित करता है फॉरेन की, ठीक है। और डिफॉल्ट क्या होता है, यदि मान ना दिया जाए तो निर्धारित मान स्वतः ही क्या हो जाता है, अपने आप भर जाता है, इसको हम डिफॉल्ट कहते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर एग्जांपल भी बताया हुआ है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर लिखा है, ये इंट लिखा है, प्राइमरी की आ गई। यहाँ पर नेम है, ये वेरिएबल कैरेक्टर आपने कितना रखा हुआ भाई, 20 रखा है। यहाँ पर क्या हो गया, नॉट नल। अब एज के लिए हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, इंटीजर डाल दिया। सिटी यहाँ पर क्या हो गई, वेरिएबल कैरेक्टर 20 रखा हुआ है, और डिफॉल्ट में हमने क्या डाल दिया, वो पार्ट डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बता सकते हैं और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। MySQL में डेटा प्रकार कॉलम में संग्रहित डेटा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, जबकि कांस्टेंट डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता
बनाए रखते हैं। इसमें अंतर भी आएगा तो आप बता सकते हैं इजीली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई डेटाबेस क्रिएट करना। अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 नंबर में कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, तो क्रिएटिंग अ डेटाबेस में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बताएंगे डेटाबेस। डेटाबेस वह स्थान होता है जहां डेटा को व्यवस्थित रूप से क्या किया जाता है भाई, संग्रहित किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बताएंगे, डेटाबेस बनाने का सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, तो क्रिएट, है ना, डेटाबेस यहाँ पर हमने लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, नेम लिखा, इस तरीके से बनता है। यहाँ डेटाबेस नेम जो है, जगह जो है, अपने डेटाबेस का नाम आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जांपल की हम बात करते हैं तो क्रिएट डेटाबेस, आपने यहाँ पर स्कूल लिख लिया, तो यह कमांड क्या है, स्कूल नाम का एक नया डेटाबेस क्या करेगी, बनाएगी। डेटाबेस देखने की कमांड क्या होती है, तो शो डेटाबेस हम लिखते हैं, ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, सेमीकोलन हम लगा देते हैं, तो यह उपलब्ध डेटाबेस की क्या कर देता है, सूची दिखा देता है। बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत हैवी प्रोग्राम है, बहुत ऐसी चीजें नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। इतना हम एग्जाम में पढ़ के जा रहे होंगे तो उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना, ठीक है। या मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने जो पार्ट 3 बनाया, अगर आपने ये 3 पार्ट देख लिए तो आप 100 नंबर ले आओगे, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी पूरे साल, या आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एग्जाम में आप बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कर पा रहे होंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से लिख पा रहे होंगे, है ना, ठीक है। कोशिश करिए कि सारी चीज़ें आपके जो है वो सिलेबस के अंदर से हमने ली हुई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल रही होंगी। डेटाबेस उपयोग करने की कमांड क्या होता है, हमने लिखा यहाँ पर यूज स्कूल सेमीकोलन लगाया, तो यह स्कूल डेटाबेस को सक्रिय या एक्टिव कर देगा। निष्कर्ष हम लिखेंगे, MySQL में डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम यूज कमांड से क्या कर सकते हैं, उस कार्य के लिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या चुन सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 हम देख लेते हैं, MySQL में टेबल क्रिएट करना, है ना। तो एक क्वेश्चन हमने ये भी शामिल कर लिया। सबसे पहले टेबल क्या होती है, डेटाबेस में टेबल रो यानी पंक्तियों और कॉलम यानी स्तंभों के रूप में क्या होती है भाई, संग्रहित करने की संरचना को हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, इस तरीके से कुछ संरचना होती है, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, टेबल कहते हैं। जिसमें आप देखोगे तो इसको रो कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। सबसे पहले बात आती है टेबल बनाने की सिंटैक्स, तो क्रिएट टेबल लिखा जाता है, ठीक है, टेबल नेम आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रैकेट लग जाएगा। कॉलम 1 हमने डेटा टाइप लिखा, इसकी साइज लिखी। कॉलम 2 डेटा टाइप, इसकी साइज आ जाएगी। कॉलम 3 डेटा टाइप, इसकी साइज आएगी, और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर क्या होता है, टेबल नाम, है ना, जो टेबल नेम है ये टेबल का क्या है, नाम है। डेटा टाइप से तय होता है कि कॉलम में किस प्रकार का डेटा क्या है रखा जाएगा। भी थोड़ी देर पहले हमने डेटा टाइप पढ़े हुए हैं। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो क्रिएट टेबल लिखा मैंने, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब रोल नंबर में मैंने क्या लिखा, इंट लिखा, और प्राइमरी की यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब नेम आ जाएगा, नेम में वेरिएबल कैरेक्टर आ जाएगा, मैंने 20 लिखा और यहाँ पर नॉट नल कर दिया, ठीक है, मतलब इसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। क्लास आ जाएगा, तो क्लास में हमने क्या लिखा, वेरिएबल कैरेक्टर, यहाँ पर 10 आ गया, और यहाँ पर एज में मैंने क्या लिख दिया, इंटीजर लिख दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये कमांड जो है, ठीक है, स्टूडेंट नाम की टेबल इससे बनाएगी, जिसमें क्या होंगे भाई, 4 क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। टेबल देखने की कमांड क्या होगी, तो हम शो टेबल्स लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है, तो आपको टेबल देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। टेबल की संरचना को देखने की कमांड क्या होगी, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। चलिए निष्कर्ष हम क्या लिख रहे होंगे, MySQL में टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का उपयोग किया जाता है। इसमें कॉलम के नाम, डेटा प्रकार और आवश्यक बाधाएं या कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर हम 89 पे चले जाते हैं, तो SQL में फंक्शन को समझाइए, एक्सप्लेन फंक्शन इन SQL। तो SQL फंक्शन क्या है, सबसे पहली चीज, SQL में फंक्शन जो है वो ऐसे पूर्व निर्मित या बिल्ट इन प्रोग्राम होते हैं जो डेटा पर कोई विशेष कार्य करते हैं और क्या करते हैं, परिणाम को लौटाते हैं या रिजल्ट क्या करते हैं, वापस देते हैं। ध्यान रखें फंक्शन क्या होते हैं, तो SQL में फंक्शन ऐसे पूर्व निर्मित या बिल्ट इन प्रोग्राम होते हैं जो डेटा पर कोई विशेष कार्य करते हैं और परिणाम या अपेक्षित रिजल्ट क्या करते हैं, वापस लौटाते हैं या लौटाते हैं। इनका उपयोग गणना करने, डेटा को बदलने या सारांश निकालने के लिए किया जाता है। तो फंक्शन आपसे अगर पूछा जाता है SQL में तो आपसे बता सकते हैं। अब SQL में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो SQL में फंक्शन के प्रकार हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एग्रीगेट फंक्शन, इसको हम सारांश फंक्शन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है भाई। ये कई रिकॉर्ड पर कार्य करके एक ही परिणाम देते हैं। जैसे काउंट हो गया तो ये कुल रिकॉर्ड की संख्या बताएगा, सम हो गया ये कुल योग बताएगा, एवरेज फंक्शन हो गया औसत बताएगा, मैक्स फंक्शन हो गया अधिकतम मान बताएगा, मिनिमम फंक्शन हो गया क्या बताएगा, न्यूनतम मान बताएगा, ठीक है। आप एक्सेल वगैरह में भी इस तरीके से फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, तो सेलेक्ट काउंट, यहाँ आपने क्या लिखा है, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। सेकंड क्या होता है, स्ट्रिंग फंक्शन। तो टेक्स्ट डेटा पर ये क्या करता है भाई, टेक्स्ट डेटा पर कार्य करता है। ध्यान देना, ये किस पर कार्य करता है, टेक्स्ट डेटा पर कार्य करता है, ठीक है।
तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, अपर फंक्शन, ये बड़े अक्षरों में क्या कर देगा, अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल देगा। लोअर फंक्शन हमने क्या लिखा, छोटे अक्षरों में बदल देगा। और लेंथ लिखा तो ये क्या करेगा, लंबाई निकालेगा। एग्जाम्पल, सेलेक्ट अपर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमने क्या कर लिया इससे, है ना, फंक्शन से क्या कर लिया, इसका यूज करके हमने ये प्रोग्राम बनाया। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं डेट फंक्शन। ये क्या होता है, दिनांक फंक्शन होता है, तिथि और समय से संबंधित कार्य करते हैं। जैसे नाउ फंक्शन है तो वर्तमान दिनांक और समय बताएंगे। ठीक है ना। करेंट डेट फंक्शन है तो ये क्या बताएगा, वर्तमान तिथि बताएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट नाउ और ये कर दिया। ठीक है, ये क्या होगा आपका एग्जाम्पल यहाँ पर बन गया। ठीक है, निष्कर्ष की बात करते हैं तो एसक्यूएल फंक्शन डेटा पर विभिन्न प्रकार की गणना और परिवर्तन करने में क्या करते हैं भाई, सहायता करते हैं। मुख्य प्रकार क्या होगा, एग्रीगेट्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और क्या हो गया, डेट फंक्शन हो गया। तो अगर इसको आप 5 नंबर में चाहें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं और इसको 7 नंबर में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है डबल एडेड क्यूब। क्या होता है, क्यूब हमने पढ़े हुए हैं कल, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्यूब क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डबल एडेड क्यूब। डबल एंडेड क्यूब जो है वो क्या होते हैं, डबल एंडेड क्यूब क्या होते हैं ये मैंने बताया। तो परिभाषा क्या माने, डबल एंडेड क्यूब जो है एक रैखिक डेटा संरचना या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंसर्शन, ठीक है, और डिलीशन दोनों कार्य जो है सामने यानी फ्रंट और पीछे यानी रियर दोनों सिरों से क्या होते हैं, करे जाते हैं। इस तरीके से संरचना होती है। ठीक है, इसको हम फ्रंट मान लेते हैं और इस पार्ट को क्या मान लेते हैं, रियर मान लेते हैं। ठीक है, तो जब दोनों कार्य इसमें किए जाते हैं, मतलब डेटा जो है, ठीक है, डेटा संरचना जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें इंसर्शन का काम भी हम कर सकते हैं और डिलीशन का काम भी हम कर सकते हैं। यानी फ्रंट और बैक यानी फ्रंट और रियर दोनों से क्या कर सकते हो आप, डेटा को यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है, यह क्यूब जो है, ठीक है, ये क्यूब का क्या होता है, विस्तृत रूप होता है। ये हमने छोड़ दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, जो आप देख सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, बात आती है डबल एंडेड क्यूब क्या होता है। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यूब है ना, इसमें क्या होता है, इंसर्शन केवल एक सिरे से होता है और डिलीशन जो है दोनों सिरों से हो सकता है। फिर आता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यूब, है ना, रेस्ट्रिक्टेड क्यूब। तो डिलीशन केवल एक सिरे से होता है और इंसर्शन जो है दोनों सिरों से। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको फोकस के साथ याद करना कि इनपुट रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है, इंसर्शन केवल एक सिरे से होता है पर डिलीशन आप दो साइड से कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, आउटपुट वाले में डिलीशन जो है वो एक सिरे से होता है पर इंसर्शन आप क्या कर सकते हो, दोनों सिरों से, मतलब एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, इसको याद रखें आप अच्छे से। ठीक है, और कोशिश करें कि आप इसको, है ना, एग्जाम के अंदर ठीक तरीके से लिख रहे हो। मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, दोनों सिरे से डेटा को जोड़ने और हटाने की सुविधा होती है। अधिक लचीला फ्लेक्सिबिलिटी डेटा संरचना होती है। क्यूब और स्टैक दोनों की विशेषताएं इसके अंतर्गत क्या होती हैं, शामिल होती हैं। उपयोग या एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है, ब्राउजर हिस्ट्री हम बात करते हैं, अंडो और रीड ऑपरेशन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं तो डबल एंडेड क्यू जो है एक ऐसी संरचना होती है जिसमें डेटा को आगे और पीछे दोनों ओर से जोड़ा और हटाया जाता है। यह सामान्यतः क्यूब से अधिक उपयोगी और क्या होता है, लचीला होता है। इसलिए हम इसको एग्जाम में इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। और ये मैंने शायद आपको कवर पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं करवाया था और ये प्रीवियस ईयर में भी देखा नहीं गया। तो आने की उम्मीद है 100% कि अगर ये एग्जाम में आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो हम बड़े आराम से कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 MIS। कल हमने भी पढ़ा, MIS पढ़ा था, पर इससे संबंधित एक दो क्वेश्चंस मैंने और आपको याद बताने की कोशिश करी है कि अगर ये टॉपिक आता है तो आप इसको हर डायमेंशन से कवर कर सकते हैं या कवर कर रहे होंगे। प्रबंधन सूचना प्रणाली या MIS के मुख्य घटक हमने आज देखे हैं कि मुख्य घटक क्या होते हैं। सबसे पहले MIS जान लेते हैं एक बार फिर से। तो प्रबंधन सूचना प्रणाली इसका फुल फॉर्म होता है। यह वह प्रणाली होती है जो संगठन में निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी को एकत्रित यानी कलेक्ट, संसाधित मतलब प्रोसेस और प्रस्तुत मतलब प्रेजेंट करती है। MIS के मुख्य घटकों की हम बात करते हैं, सबसे पहले हार्डवेयर आता है। कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, नेटवर्क आदि जो भौतिक उपकरण है जिनके माध्यम से डेटा का प्रसंस्करण क्या है, किया जाता है। सॉफ्टवेयर की हम बात कर लेते हैं तो वे प्रोग्राम और एप्लीकेशन जो डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये इसके अंतर्गत क्या होते हैं भाई, शामिल होते हैं। फिर हम बात करते हैं डेटा की। तो रॉ फैक्ट जिन्हें प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी में बदला जाता है। ठीक है, MIS का सबसे महत्वपूर्ण घटक या जो है वो डेटा होता है। प्रक्रियाओं की बात करते हैं, प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो वे नियम और निर्देश जिनके अनुसार डेटा को संग्रहित, प्रोसेस और प्रस्तुत किया जाता है। मानव संसाधन की हम बात करते हैं यानी पीपल्स, वे व्यक्ति जो MIS का संचालन करते हैं जैसे कि प्रबंधक, ऑपरेटर, विश्लेषक आदि। निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं तो MIS के मुख्य घटक जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रक्रियाएं और मानव संसाधन है, ये सभी मिलकर संगठन को सही समय पर सूचना प्रदान करते हैं जिससे प्रभावी निर्णय क्या है, लिए जा सकें। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। तो प्रबंधन सूचना प्रणाली के लाभ बताइए। ठीक है, तो MIS क्या है, सबसे पहले तो भैया अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था भाई कि प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS डेटा को एकत्रित करके उसे उपयोगी जानकारी में बदलता है जिसे प्रबंधक सही निर्णय ले सके। MIS के प्रमुख लाभ अगर आपसे पूछे जाएं तो आप सबसे पहले बताएंगे बेहतर निर्णय लेने में सहायता। MIS समय पर सही और सटीक जानकारी प्रदान करती है जिससे प्रबंधन को प्रभावी निर्णय लेने में सहायता मिलती है। दूसरे नंबर पर बताएंगे कार्य क्षमता में वृद्धि।
डेटा का स्वचालित या ऑटोमेटिक प्रसंस्करण कार्य को तेज सरल बनाता है, जिससे समय और लागत की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट योजना और नियंत्रण, है ना। योजना और नियंत्रण में सहायता, एमआईएस रिपोर्ट और विश्लेषण प्रदान करती है, जिससे भविष्य की योजना बनाना और कार्यों की निगरानी करना आसान होता है। सूचना का केंद्रीकरण, सारी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहती है, जिससे डेटा ढूंढना और उपयोग करना क्या हो जाता है भाई, सरल हो जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, सही और त्वरित जानकारी मिलने से संगठन या बाजार में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में आगे रहता है। निष्कर्ष की हम बात कर लेते तो एमआईएस संगठन को सटीक, समयबद्ध और उपयोगी जानकारी प्रदान करके निर्णय क्षमता और कार्य क्षमता और नियंत्रण को क्या करता है, मजबूत बनाती है। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है जो छूट गया था, सॉफ्टवेयर सत्यापन क्या है। ठीक है, या सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन या सत्यापन को बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल वगैरह आपसे पूछे गए हैं, मैंने वाटरफॉल या जितने भी मॉडल हैं कल आपको सारे कवर करवाए थे 7 से 8। ठीक है, एसडीएलसी हमने है ना पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, इसके अंतर्गत जितने भी मॉडल आते हैं लगभग 7 से 8 मॉडल मैंने सारे आपको बहुत अच्छे से 5 नंबर या 7 नंबर के हिसाब से पढ़ाए हुए हैं। पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखे तो आप उसको जरूर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले परिभाषा की, है ना भाई, इसकी परिभाषा क्या बन रही होगी। तो सॉफ्टवेयर सत्यापन वह प्रक्रिया है या विधि है जिसके द्वारा यह जांचा जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है निर्धारित आवश्यकताओं या रिक्वायरमेंट्स के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकान बन रही है ना, कोई अधिकारी आके वहां पर सत्यापन करें या वेरिफिकेशन करें कि इसमें सारा सामान सही है कि नहीं है, जितना लोन लिया था उसके अकॉर्डिंग सारा सामान है या नहीं है, जो बिल लगे थे उसके अकॉर्डिंग सारा सामान है या नहीं, तो उसी तरीके की कुछ यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर सत्यापन वह प्रक्रिया है जिसमें या जिसके द्वारा यह जांचा जाता है कि सॉफ्टवेयर निर्धारित आवश्यकताओं या रिक्वायरमेंट्स को के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, अर्थात क्या हम सही उत्पाद बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम सामने वाले से केवल पैसे ले रहे हैं और उसको हम सही प्रोडक्ट ना दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है। इसको चेक करना यह कहलाता है सॉफ्टवेयर सत्यापन कहलाता है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर सत्यापन के प्रकार। तो पहला आता है भाई स्थैतिक सत्यापन, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिफिकेशन या स्थैतिक सत्यापन। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें प्रोग्राम को चलाए बिना इसकी जांच करी जाती है। प्रोग्राम को इसमें चलाया नहीं जाता, इसकी जांच करी जाती है कि भैया डॉक्यूमेंट जो रिव्यू है, कोड निरीक्षण किया जाता है और वॉक थ्रू किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है त्रुटियों को प्रारंभिक है ना चरण में क्या होता है, ढूंढना होता है कि सब चीजें सही हैं या नहीं है। प्रोग्राम को बिना चलाए चेक किया जाता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं गतिशील सत्यापन या डायनामिक वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर को चलाकर परीक्षण या टेस्टिंग करी जाती है। इसमें यूनिट टेस्टिंग आती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है, सिस्टम टेस्टिंग आती है। ये सारी टेस्टिंग मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाई हुई है। ठीक है, ये जांचता है कि सॉफ्टवेयर सही परिणाम दे रहा है या नहीं दे रहा। ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स मैंने पढ़ाए हुए क्योंकि 2024-25 में देखे गए थे। ठीक है, तो इनको मैंने काफी डिटेल में या बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स में आपको पता है क्या होता है, इसमें केवल इनपुट और आउटपुट की जांच करी जाती है या आंतरिक कोड को नहीं देखा जाता। और व्हाइट बॉक्स में क्या होता है भाई, आंतरिक कोड को और उसके लॉजिक्स को अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाता है और चेक किया जाता है, बड़े प्रोग्राम्स में यूज होता है। ठीक है, और ग्रे बॉक्स भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये पार्ट 2 में मिल जाएगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कि हो सकता है पिछले बार हमसे ब्लैक और व्हाइट बॉक्स पूछा गया तो इस बार ग्रे बॉक्स पूछ लिया जाए 3 नंबर में या 5 नंबर में, तो मैंने वो भी आपको 5 नंबर के हिसाब से पार्ट 2 में दिया हुआ है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर सत्यापन सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की वह प्रक्रिया है। इसके मुख्य प्रकार में हम देखें तो स्थैतिक और गतिशील सत्यापन होते हैं, जिनमें ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ठीक है, परीक्षण क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, अगर ब्लैक बॉक्स और जो आपका व्हाइट बॉक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ तो ग्रे बॉक्स भी आपको समझ में आता है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, मर्ज करके उसमें दोनों की विशेषताओं को शामिल करके उसको बना रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में, प्रक्रिया मॉडल या प्रोसेस मॉडल क्या होता है, ये हमने कवर नहीं किया था। ठीक है ना, तो परिभाषा की बात कर ले तो प्रक्रिया मॉडल वह ढांचा या फ्रेमवर्क होता है जिसके अनुसार सॉफ्टवेयर विकास या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाता है। जैसे एसडीएलसी की हम बात करते हैं ना, ठीक है, तो ये वही होता है, समझ लो आप। ठीक है, यह बताता है कि सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए कौन कौन से चरण या स्टेप्स या फेजेस अपनाए जाएंगे। इसे एसडीएलसी भी कहा जा सकता है या एसडीएलसी का भाई भी आप कह सकते हो या एसडीएलसी ही कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, वैसे ही इसमें क्या होते हैं, चरण होते हैं। आवश्यकता या विश्लेषण, जिसको हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहते हैं, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस, ये सारे इसके अंदर क्या होते हैं, फेज आप देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं जो प्रमुख प्रक्रिया मॉडल होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो वाटरफॉल मॉडल इसके अंदर शामिल होता है। मैंने आपको उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया, आप 7 नंबर में वाटरफॉल मॉडल को विद डायग्राम लिख सकते हैं, पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, आप इसको देख लें। अगर आपने एग्जाम के पहले नहीं देखा तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एज इट इज एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, इसमें सभी चरण जो है वो क्रम से पूरे किए जाते हैं, क्योंकि मैंने देखो 10th क्लास के 4 साल के पेपर सॉल्व करवाए थे, तो मैंने देखा था वहाँ से 70% जो क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज कॉपी हुए थे, सारे के सारे रिपीट हुए थे। इसलिए पुराने पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बेसिस पर हमने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। ठीक है, और आपको चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप उम्मीद रखिए कि अगर आप बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी हुई है पहले और आप इन चीज़ों से रिवीजन कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में इसको अंदर एग्जाम के अंदर आप करके आ रहे होंगे।
ठीक है। स्पाइरल मॉडल हमने पढ़ा हुआ है, इसमें विकास चक्र या साइकिल्स को बार बार दोहराया जाता है और जोखिम रिस्क पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इंक्रीमेंटल मॉडल हमने पढ़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में क्या होता है, तोड़ लिया जाता है, ठीक है, और फिर इसको विकसित किया जाता है, बनाया जाता है। निष्कर्ष आप लिख देंगे, प्रक्रिया मॉडल जो है सॉफ्टवेयर विकास की योजनाबद्ध पद्धति है जो विकास कार्य को व्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से पूरा करने में क्या करती है भाई, सहायता करती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश या जिसको हम बोलते हैं SRS, ये हमने छोड़ा था। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं SRS। तो अगर ये 5 नंबर में 7 नंबर में देखने के लिए मिलता है तो आप इसको लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश SRS एक औपचारिक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सॉफ्टवेयर की सभी आवश्यकताओं को या रिक्वायरमेंट्स को स्पष्ट और विस्तृत विवरण इसमें होता है। यह बताता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और कैसे कार्य करेगा। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन भी हमने कल पढ़ा, ये पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, अर्थात सॉफ्टवेयर से क्या अपेक्षित है, क्या आशाएं हैं। ठीक है, SRS के घटकों की बात करें, सबसे पहले परिचय या इंट्रोडक्शन आता है इसमें। सॉफ्टवेयर का उद्देश्य या दायरा या स्कोप और परिभाषा इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, SRS में समग्र विवरण यानी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें सिस्टम की सामान्य विशेषताएं, उपयोगकर्ता की आवश्यकताएं और सीमाएं शामिल होती हैं। कार्यात्मक आवश्यकताओं की बात करते हैं तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से कार्य करेगा, उदाहरण लॉगिन सिस्टम हो गया, रिपोर्ट जनरेशन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, और फिर आता है गैर कार्यात्मक आवश्यकताएं यानी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, प्रदर्शन या परफॉर्मेंस, सुरक्षा, सिक्योरिटी, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी इसके अंतर्गत क्या होती है, शामिल होती है। SRS के लाभ अगर पूछ लें कि SRS के लाभ क्या हैं, तो डेवलपर और ग्राहक के बीच स्पष्ट समझ बनती है, विकास कार्य में त्रुटि कम होती है, परीक्षण और रखरखाव में सहायता मिलती है। निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं, SRS एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो सॉफ्टवेयर विकास की नींव तैयार करता है और परियोजना को सही दिशा में आगे बढ़ाने में क्या करता है भाई, सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है संपर्क प्रबंधन प्रणाली यानी कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसका उद्देश्य बताइए। ठीक है, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं CMS। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछ ले कि CMS क्या है या कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है या संपर्क प्रबंधन प्रणाली क्या है, तो आप इसको भी बता सकते हैं। ठीक है, संपर्क प्रबंधन प्रणाली क्या है, तो संपर्क प्रबंधन प्रणाली CMS एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसका उपयोग व्यक्तियों या ग्राहकों की जानकारी, ठीक है, संपर्क जानकारी जैसे कि फोन नंबर, नाम, फोन नंबर, ईमेल, पता आदि को संग्रहित या स्टोर, व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज यानी और प्रबंधित यानी मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह विशेष प्रणाली, ये जो है ये प्रणाली विशेष रूप से व्यवसायों में ग्राहकों से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्राप्त करने में क्या करती है, सहायता करती है। CMS के मुख्य कार्य हम देख लेते हैं। सबसे पहले संपर्क विवरण को जोड़ना, संशोधित करना और हटाना, ग्राहक से हुई बातचीत यानी कॉल, ईमेल हिस्ट्री वगैरह इसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, संपर्कों को श्रेणीबद्ध यानी कैटेगराइज करना, रिपोर्ट और सूची तैयार करना। संपर्क प्रबंधन के उद्देश्य क्या हो गए भाई, आपसे अगर कभी पूछ लें 3 नंबर में या 5 नंबर में कि CMS के उद्देश्य बताएं। ठीक है, एक ध्यान रखना, MIS हमने पढ़ा है और एक क्या पढ़ा हमने, CMS। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई एग्जाम के अंदर, है ना, इसीलिए कहते हैं कि जो पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा की आशा मत रखो कि हम बहुत सारे नोट्स पढ़ रहे होंगे या बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे तो एग्जाम में अच्छा होगा। नहीं, जितना आपने पढ़ा, मान के चलिए आपने 20 क्वेश्चन पढ़े हैं तो 20 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि अगर इसमें से एग्जाम में 8 क्वेश्चन भी आ गए तो हम सारे के सारे 100% लिख कर आ रहे हो। इसको हम बोलते हैं कि तैयारी हमारी अच्छी है। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप पढ़िए, एग्जाम में अच्छा होगा, आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, आपकी सोच पर सब डिपेंड करता है। ठीक है, आप पहले से मन में नेगेटिव थॉट लेकर जा रहे होंगे कि एग्जाम के अंदर हम अच्छा नहीं लिख पा रहे होंगे या हम फेल हो जाएंगे या हमारा क्या होगा, तो फिर चीज़ें उसी ओर चली जाती हैं, उसी ओर पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है भाई CMS का, तो ग्राहक जानकारी को व्यवस्थित करना, ग्राहकों से बेहतर संबंध बनाए रखना, तेजी से सूचना प्राप्त करना, व्यवसाय की कार्य क्षमता बढ़ाना और समय और लागत की क्या करना, बचत करना, इसमें क्या होता है, शामिल। तो एक निष्कर्ष हम बता रहे होंगे कि समय प्रबंधन प्रणाली एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है जो संपर्क जानकारी को व्यवस्थित और सुरक्षित रखता है तथा व्यवसाय को बेहतर ग्राहक सेवा और प्रभावी प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बोर्ड एग्जाम है उस समय हमें अपने सबसे पहली चीज होती है हमारा जो माइंड सेट, हमें उसको खराब नहीं करना एग्जाम के पहले आपकी, क्योंकि साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आपका माइंड सेट एग्जाम के पहले खराब है कि भैया मेरी तैयारी नहीं है, मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं। इस माइंड सेट के साथ एग्जाम देने जा रहा हो तो फिर संभावना है कि ऐसा होगा। तो क्यों ना हम एग्जाम में पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाए ना, कि एग्जाम में हम बहुत अच्छा करेंगे, हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हम डेफिनेटली अच्छा करके आ रहे हो। पेपर कितना भी मुश्किल आ रहा हो, देखो पेपर मुश्किल नहीं होता या पेपर टफ नहीं होता, मैं ये मानता हूं कि पेपर कभी भी टफ नहीं होता। ठीक है, अगर पेपर टफ होता तो क्या उसी पेपर में दूसरा व्यक्ति 90 नंबर लेकर आता है, 90% लेकर आता, नहीं लेकर आता, हम उस पेपर में 33 लाने में डर रहे हैं। तो पेपर टफ नहीं, अगर पेपर टफ होता तो सबके 33 नंबर या 33% आ रहे होते। तो पेपर कभी टफ नहीं होता, हमारी तैयारी, हमारी स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है, हमारा माइंड सेट डिपेंड करता है कि हमने उस पेपर को कैसे डील किया हुआ है।
तो बोर्ड परीक्षा के लिए प्रेरणादायक विचार में अगर बात करूं तो सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत पर विश्वास करता है, किस्मत पर नहीं। और एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा कि आप एक दिन में मेरी 2 क्लासेस देखकर आप एग्जाम में 100 नंबर ले आओ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ये ऐसे चमत्कार अक्सर होते नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं, जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं, जो साल भर से मुझसे पढ़ रहे हैं, जिनने मेरी क्लासेस करी हैं या ईमानदारी के साथ सारी पीडीएफ कंप्लीट करी है, वो कंप्लीट करी है, तो उनके साथ ऐसा हो रहा होगा। मैं पिछले 3 साल 4 साल से प्रैक्टिकल्स कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जिन बच्चों को ट्रीट करता हूं, जिन बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे पास उनका डाटा भी है। वो बच्चे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं। मैं आपके सामने वो डेटा भी रखूंगा, अगर आप कहोगे तो ऐसे बच्चों से आपको मिलवा भी दूंगा, है ना। 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हर साल 5 से 7 बच्चे क्या होता है 95 90 प्लस मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। वो बहुत होशियार नहीं होते हैं, उनके पास वो स्ट्रेटेजी नहीं होती है, बस वो मेन जो तरीके से मैंने उनको बताया हुआ होता है उस तरीके से वो साल भर मेहनत करते हैं। या इंटेलिजेंट, है ना, बचपन से इंटेलिजेंट कोई नहीं होता। हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होती है, किस तरीके से मेहनत करते हैं, इस पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। वो बच्चे 90 प्लस मार्क्स लेके आते हैं, 95 प्लस मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। इस बात को हमें समझना है। डर को खत्म करने की एक ही तरीका है, तैयारी। आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा, आपका आत्मविश्वास जितना अच्छा होगा। आप रोजगार कौशल में पढ़ते हो कि आत्मविश्वास हमारे अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, है ना। पढ़ते हैं सकारात्मक, ठीक है, रवैया या सकारात्मक विचार, ठीक है। तो जैसे विचार होंगे वैसा आपके साथ आगे होगा। आज की मेहनत ही कल की सफलता की क्या है, चाबी। आज आपने अच्छी मेहनत करी है, आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छा रिवीजन किया, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाते हो तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सफलता आपके पास क्या होगी, आएगी। आप चाहोगे पूरे साल हमने तैयारी नहीं करी और हमारे साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, यूट्यूब पर हमें कोई ऐसी वीडियो मिल जाए या कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हमें ये कह दे कि भैया मेरे 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पढ़ लो या मेरी आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो देख लो, आप 100 नंबर ले आओगे। तो मैं इस बात को नहीं मानता, या आप भी इस बात को मत मानो कि ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है। कोई चमत्कार नहीं होने वाला। मैं आपकी केवल हेल्प के लिए क्लासेस बना रहा हूं कि आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो सके, एग्जाम में आप और अच्छा कर सको। अगर आप 70 मार्क्स ला रहे थे तो आप 90 ले आओ, अगर आप 90 ला रहे थे तो आप 100 ले आओ। तो मैं इसके लिए आपको चीजें दे रहा हूं या इसके लिए मटेरियल दे रहा हूं। इसलिए मैंने मटेरियल आपको नहीं दिया है कि आप केवल इसको पढ़ के एग्जाम में चले जाओ और आप उम्मीद करो कि सारा पेपर 20 से आ जाए। तो ऐसा मेरे पास कोई चाबी नहीं है, या मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड एग्जाम से मुझे पेपर मिल गया और मैं आपको सारी चीजें बता दूं। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता, और आप इन चीजों पर विश्वास भी ना करें, ठीक है। परीक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, क्या है, आत्मविश्वास का भी खेल होता है, या आत्मविश्वास का सारा इसके अंदर खेल होता है। ज्ञान आपके पास कितना है, आपके पास बहुत ज्ञान है, पर एग्जाम में आप 3 घंटे अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से या पॉजिटिविटी के साथ या बहुत अच्छे 100% के साथ आप एग्जाम के अंदर अपने आप को नहीं प्रस्तुत कर पाते या रख पाते, तो आपका ज्ञान फिर किसी काम का नहीं है, आपकी पूरी साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपना माइंड सेट बदलो, है ना, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के 100 से ज्यादा बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, या लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। मैं अब देखना भी मैंने बंद कर दिया, इसी कारण बंद कर दिया कि आप नेगेटिव लगातार बातें कर रहे हो। मैंने आपको इतनी सारी या इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतनी बढ़िया आपको क्लासेस दी मैंने। पॉजिटिविटी के ऊपर मैंने क्लास दी, आपको माइंडसेट के ऊपर क्लास दी, आपको सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैंने क्लास दी, आंसर राइटिंग के ऊपर मैंने आपको क्लास दी, एग्जाम स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने क्लास दी, रिवीजन टेक्निक के ऊपर क्लास दी। मैंने सारी चीजें आपको बेस्ट बताई हैं, ठीक है, जो बहुत कम लोग बताते हैं या बहुत कम जगह। आप खुद सोचो कि आपको कभी कोई क्लास में या स्कूल में इन चीजों पर या किसी व्यक्ति ने आपको इन चीजों पर फोकस किया हो। सारे लोग पढ़ाई की बात करते हैं, मैंने आपको हर एक एंगल से आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवाई। तो अब आप नेगेटिव बातों के साथ अपनी तैयारी को खराब ना करें, ठीक है। स्कूल में भी आपको इतने अच्छे से टीचर नॉलेज देते हैं, सारी चीजें बताते हैं, सब बताते हैं, तो हम उन बातों पर अमल करें, हम उन बातों पर क्या करें, फोकस करें, उन बातों पर विचार करें, ठीक है। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये बात तय है, ठीक है। शांत मन, नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच से ही बोर्ड परीक्षा में अच्छा परिणाम या अच्छे अंक क्या है लाए जा सकते हैं। आप जरूर सफल होंगे, आप ऐसा मन में क्या करें, विचार लें, या आप क्या लें, एक ऐसा अफर्मेशन लें। मैंने आपको बताया था अफर्मेशन बहुत पावरफुल होते हैं। आप अपने मन में सुबह उठिए, आप बिल्कुल जल्दी उठिए और अपने मन में एक पॉजिटिव अफर्मेशन लेकर आप एग्जाम सेंटर पर जाइए कि आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आज पेपर बहुत इजी आएगा, मैं बहुत अच्छे से अपना पेपर कंप्लीट कर पाऊंगा और मैं इस एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लेकर आ पाऊंगा, ठीक है, या आऊंगा, ठीक है। उसमें नहीं वाला हमें कोई विचार नहीं लेकर आना है ना, नेगेटिव विचार नहीं लाना, क्योंकि नेगेटिव विचार आप बार बार रिपीट करोगे तो चीजें फिर आपके साथ वैसी होने लग जाती हैं। इस बात को मैंने आपको बताया हुआ है। तो हम पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम के अंदर जा रहे हो, ठीक है। आपने जो क्लासेस मैंने आपको नहीं बताई है, तो आप लास्ट टाइम वो क्लासेस देख सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हमारी तैयारी 40% है, फिर भी हम एग्जाम में 70% नंबर कैसे लेकर आ सकते हैं, अपने आप को हम कैसे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना। अगर आपकी तैयारी 40 से 50% है, आपने सारी चीजें 40 से 50% पढ़ी हुई है, पर एग्जाम में अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे फॉर्मेट में उसी डेटा के साथ जो भी जानकारी आपके पास है बहुत अच्छे से लिखोगे तो आपको 3 नंबर मिलने के चांसेस हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन के पास आपके पास 2 या 3 नंबर की ही जानकारी है और उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, सारे फैक्ट, सारी चीजें, अंडरलाइन करना, डायग्राम बनाना, सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है। अगर इस अप्रोच के साथ जाओगे तो भाई 5 नहीं तो 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें साल भर तैयारी नहीं करी है
पर मैं आपसे लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 100 क्वेश्चन बताए, तो आप हर क्वेश्चन की 1 से 2 लाइन भी अपने अंदर याद रखोगे, अपने माइंड में रख के उसको ले जाओगे और एग्जाम के अंदर उन 2 लाइनों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दोगे, तो आप देखोगे आप 40 से 50 नंबर बहुत आसानी से लेकर आ सकते हो। ये स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम के अंदर। पर नेगेटिव थॉट के साथ, नेगेटिव विचार के साथ हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते, इस बात को हमें ध्यान रखना है। आप मन में बार बार ये सोच रहे हो कि भैया मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा पेपर खराब हो जाएगा, मैंने जो पढ़ा है मैं सब कुछ भूल गया, मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, तो इन विचारों के साथ आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप खुद से पूछो, है ना, अपने आप से पूछो, ठीक है, जिसको हम स्वनियमन या आत्मनियमन कहते हैं। अपने आप से आंखें बंद करके एक बार पूछो, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, खुद के साथ नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरी मेहनत में कमी है, ठीक है, और मैंने चीजों को बहुत अच्छे से नहीं देखा, है ना। तो इस बात को मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है भाई। मैं लास्ट बार आपको फिर से बता रहा हूँ कि इस तरीके के कमेंट ना करें। इस वीडियो में कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि आप इस 100 क्वेश्चंस को देख लोगे तो आपको 100 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ये बस आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे होंगे कि अगर आप 40 नंबर ला रहे थे तो आप 60 नंबर ले आओगे, है ना, ये होगा, ठीक है। अगर आप फेल हो रहे थे तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात रही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने जल्दी बनाना संभव नहीं है। पूरे के पूरे 5 यूनिट से लगभग 100 से 150 क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है कि मैं आधे घंटे में कोई चमत्कार कर दूं, ठीक है, या आपके सामने सारे क्वेश्चन बना के ले आऊं, तो ये संभव नहीं है। मैंने आपको पूरी पीडीएफ दी हुई है जिसमें सारे क्वेश्चन हैं, लगभग पूरे यूनिट्स के क्वेश्चन है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, ये दावा है, ठीक है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन बुक से ही बने हुए हैं। बुक में जितने ऑब्जेक्टिव हैं सारे उसके अंदर रखे हुए हैं। तो ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं या वहां जाकर आप उसको सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने कंप्लीट नोट्स भी आपको दिए हैं जिसमें 5 यूनिट के पूरे नोट्स हैं, उनको आप पढ़ के जा रहे होंगे, ठीक है। जो 3 पार्ट्स मैंने बनाए हैं इनको आप पढ़ रहे होंगे, पिछले 2 सालों के पेपर कर रहे होंगे, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा एग्जाम के अंदर करके आ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर से सभी लोगों को एक बार ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है, कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एग्जाम के बाद आप कमेंट कर सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले, ठीक है। और अगर मेरे पास टाइम रहेगा, ठीक है, या ऐसा होगा तो मैं आपको सॉल्यूशन भी कोशिश करूंगा देने की, कि 2026 में आपका जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसमें आईटी के 12th का पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद है आप कल के एग्जाम में बहुत अच्छा करके आ रहे होंगे। एक पॉजिटिव सोच के साथ आप एग्जाम में जाइए और उन सारी चीज़ों को फॉलो करिए जो मैंने आपको बार बार बताई हुई हैं। हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर फोकस करिए, एग्जाम में टाइम पर जाइए, ठीक है। पेन कौन सा ले जाना है जिसपे आपकी प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करना है, लास्ट टाइम तक एग्जाम में नहीं पढ़ना है। आज रात तक आप पढ़िए, उसके बाद अपनी तैयारी को रोक दीजिए, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, या मन में आप शांति के साथ उसको सोचिए और आप फ्रेश माइंड एग्जाम देने जाइए। अपनी नींद पूरी करिए, कोशिश करिए कि आप 8 घंटे प्रॉपर नींद ले रहे हो। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। इन सारी चीजों का ध्यान रखिए और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जिनका एग्जाम बहुत अच्छा हो, ठीक है, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, चाहे आप व्हाट्सएप पे बता रहे हो या टेलीग्राम पे बता रहे हो कि आपको कितना फायदा हुआ है या कितना फायदा आपको मिला है, ठीक है। धन्यवाद।